नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार की तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। तो खबर बिहार से, जहां आज 2 जिलों में बैंक लूट हुई है। बक्सर और वैशाली में 8.61 लाख की बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि बक्सर में बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से 4.61 लाख की लूट हुई है, तो वहीं हाजीपुर में फीनो बैंक से 4 लाख की लूट हुई है। तो कहा जा सकता है कि बिहार में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और आज 2 बैंक में भीषण लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और ये लूट कुल मिलाकर करीब 8 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बक्सर और वैशाली में 8.61 लाख की बैंक लूट हुई है। बता दें कि बक्सर में बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से 4.61 लाख की लूट हुई है, तो वहीं हाजीपुर में फीनो बैंक से 4 लाख की लूट हुई है। तो बिहार में आज 2 अलग अलग जगहों पर करीब 8 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक तरफ बक्सर और दूसरी तरफ हाजीपुर में भीषण डकैती हुई है। बक्सर के मेहदा में अपराधियों ने बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया। हथियारबंद अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 4,61,000 रुपए की लूट की है। दोपहर 1 बजे अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने पहले बैंक के जनरेटर संचालक और फिर कैशियर और बैंक कर्मियों को कब्जे में लिया। उसके बाद अपराधी आराम से लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने एक ग्राहक से भी 5,000 रुपए की लूट की। 8 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम देने के बाद बाइक पर सवार होकर इटाढ़ी के रास्ते से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा, एसडीपीओ सतीश कुमार, मुफस्सिल थानाध्यक्ष, इटाढ़ी थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इलाके की नाकाबंदी कर अपराधियों की तलाशी को तेज कर दिया गया है। जो पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आए, लगभग 4,60,000 की लूट की बात सामने आई है और घटना में अभी तक जो सामने आया है उसके हिसाब से लगभग 7 या 8 लोग घटना में शामिल रहे हैं। पुलिस आगे छानबीन कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस केस को ले सके। जो पूछताछ के अधिक जानकारी के लिए बक्सर से हमारे सहयोगी बबलू फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। बबलू, बैंक ऑफ इंडिया कह सकते बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से करीब 4 लाख यानी 4,61,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जिले में अपराधी निरंकुश हो गए हैं। जिस तरह से ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, आज दिन दहाड़े जिस तरह से बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बक्सर जिले में बैंकों की सुरक्षा, साथ ही साथ अन्य जो सुरक्षा की व्यवस्था है उस पर अब ढीली पड़ती जा रही है। और जिस तरह से दिन दहाड़े अपराधियों ने बाइक से आ करके बैंक परिसर को अपने कब्जे में लेकर के लूट की घटना को अंजाम दिया है, जो कि इटाढ़ी और बक्सर हाईवे सड़क कहा जाता है। एकदम हाईवे सड़क के किनारे ये बैंक है और ग्रामीण इलाका होने के चलते बैंक में अच्छे खासे ग्राहक भी रहते हैं। दिन के समय में जिस तरह से इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भागे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 3 थाना इलाका के बीच में यह बैंक है और जिधर से भी अगर कोई किसी सड़क से अपराधी भागते हैं तो वह मुख्य रूप से थाना इलाका होकर के ही सड़क गुजरेगी। इटाढ़ी थाना, बक्सर थाना और बक्सर मुफस्सिल थाना, 3 थाना इलाकों के बीच में जिस तरह से अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम देकर के पुलिस को एक बड़ी चुनौती दी है। ये एक सवाल खड़ा होता है कि बैंकों की सुरक्षा पर कितने जिम्मेवार हैं लोग और कितनी सुरक्षा के प्रति लोग गंभीर हैं। जी बिल्कुल बबलू, ये एक सवाल है पुलिस की कार्यशैली पर कि बैंक में सुरक्षा का कितना इंतजाम किया गया है पुलिस के द्वारा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया बबलू।
तो वहीं दूसरी तरफ हाजीपुर में भी अपराधियों ने बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है। सराय थाना क्षेत्र के सूरज चौक पर स्थित फिनो पेमेंट्स बैंक में अपराधियों ने 4 लाख रुपए की लूट की। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर एसडीपीओ राघव दयाल बैंक पहुंचे। सराय थाना से महज लगभग 400 मीटर की दूरी पर बाइक सवार 4 अपराधियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। बैंक के बाहर कई दुकानदारों ने लुटेरों का विरोध किया। लुटेरों पर लोगों ने ईंट पत्थर भी फेंके, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी और लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की तलाशी कर रही है और नाकाबंदी कर अपराधियों की तलाश जारी है। जब हमसे नहीं खुला था तो माता जी खोल चाबी, खोल तो कैसे लगातार अंदर मतलब थप्पड़ चला रहा था। तब फिर इसको ले और कौन है तो फिर उनको धकेल के लाया कब तू खोल चाबी, तो फिर उनसे खुलवाया, फिर हमसे खुलवाया। कितना पैसा था? 4 लाख, 3,98,410 रुपया। गोली भी चलाया है क्या? बाहर फायरिंग किया। अगर अंदर कुछ भी तो बोलते तो फायरिंग कर देता वो, लेकिन बाहर फायरिंग। आप लोग कितने आदमी थे बैंक में? हम लोग 2 स्टाफ थे और एक स्वीपर था। पटना में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अपराधियों ने दिन दहाड़े पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी हाउस को निशाना बनाते हुए लाखों की ज्वेलरी लूट ली और फरार हो गए। दुकानदारों ने बताया कि 3 की संख्या में हथियार से लैस अपराधी पहुंचे थे और दुकानदार सहित ग्राहक को अपने कब्जे में ले लिया। लूटपाट की घटना को अंजाम देकर वो फरार हो गए। पटना के एसएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू की है। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में इंतजार कर रहे हैं। अनुसंधान हम लोगों ने शुरू कर दिया है और जो विक्टिम है वो कॉपरेट भी कर रहे हैं और हम लोग को इनिशियल लीड्स कुछ मिले हैं। केस जल्दी डिटेक्ट होगा। धन्यवाद। कितने की संख्या में थे वो अपराधी? ये डिटेल आपको शेयर नहीं किया जा सकता और इसको आप लोग मीडिया में शेयर ही मत करिएगा। अपराधी आप लोग गतिविधियों पर रेगुलर नजर रखा जाता है। कोई भी डिटेल आप लोग मीडिया में डालते हैं तो ये सोचिए कि ये डिटेल अगर अपराधी सुनता है या पढ़ता है। नेपाल ने चीन के बहकावे में आकर एक बार फिर हिमाकत करने की कोशिश की है। नेपाल पुलिस ने कुछ सिविलियन जवानों के साथ मैत्री पुल पर नेपाल सीमा प्रारंभ का बोर्ड लगाने की कोशिश की है। बोर्ड लगाता देख बॉर्डर पर तैनात भारत के एसएसबी जवान और सुरक्षा एजेंसियों ने विरोध किया। तब नेपाल पुलिस के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद बोर्ड हटा दिया। नेपाल जानबूझकर चीन के बहकावे में आकर भारतीय बोर्ड पर ऐसी गलती करके उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारतीय बॉर्डर पर तनाव बनाया जा सके। नेपाल की आज की हरकत की वजह से बॉर्डर पर तनाव हो चुका है। एहतियातन एसएसबी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के साथ जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। नेपाल ऐसी हिमाकत पहले भी पंटोका गांव के पास भारतीय जवान पर वॉच टावर और अस्थायी पोस्ट बनाकर कर चुका है। मीडिया में खबर आने के बाद नेपाल वॉच टावर हटाकर अस्थायी पोस्ट को 50 फीट पीछे लेकर गया था। आपको बता दें कि मैत्री पुल से पंटोका की दूरी महज 2 किलोमीटर है। अधिक जानकारी के लिए रक्सौल से हमारे सहयोगी अभिषेक फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हम कह सकते हैं कि नेपाल अब भारतवासियों को डराने की कोशिश कर रहा है, उन्हें अब तंग कर रहा है और ऐसे में जो बॉर्डर का माहौल है वो काफी तनावपूर्ण है। फिलहाल वहां की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, कोरोना की लॉकडाउन है और बॉर्डर पूरी तरह से सील है। सिर्फ ट्रेड वाली गाड़ियां ही आ जा रही हैं। आम नागरिकों का, चाहे वो भारतीय हो या नेपाली हो, उनका आना जाना बिल्कुल प्रतिबंधित हो गया है। ऐसे में अचानक नेपाल पुलिस के जवानों के द्वारा नेपाल सीमा को प्रदर्शित करते हुए मैत्री पुल के बीचों बीच लाके बोर्ड लगा देना कहीं ना कहीं ये तनाव को और बढ़ावा दे रहा है। हालांकि जैसे ही नेपाल पुलिस के जवानों के द्वारा ये बोर्ड लगाया गया, तुरंत भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने जाके उसका कड़ा प्रतिवाद किया और थोड़ी देर दोनों के बीच बातों से नोकझोंक हुई और फिर अंत में वो लोग बोर्ड जो लगा दिए तो वहाँ फिर वो निकाल के फिर नेपाल की सीमा की तरफ निकल गए। अभिषेक, वो जो बोर्ड नेपाल पुलिस नेपालियों की तरफ से लगाया गया, पुलिस की तरफ से, वो बोर्ड किस तरह का है? और बोर्ड पे सीधे लिखा हुआ है कि बीरगंज नगर पालिका में आपका स्वागत है, परसा जिला में आपका स्वागत है। यानी एक तरह से वो जो मैत्री पुल है वो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है और मैत्री पुल नो मैंस लैंड में के दायरे में आता है। दोनों के बीच में जो नो मैंस लैंड है उसमें कोई
किसी भी तरह का बोर्ड लगाना प्रतिबंधित है। लेकिन अचानक से नेपाल पुलिस के द्वारा ये बोर्ड लगा के ये कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है, जो कि पूर्णतः गलत है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर में भी कोरोना वायरस पहुंच चुका है। यहां सरकारी आवास में रहने वाली नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं। सोमवार देर शाम उसे पटना एम्स में भर्ती किया गया। पूरे मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज किया जा रहा है। घर के सभी सदस्यों को होम क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हर रोज की तरह काम करते रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी सैंपल लिया गया था, जिसकी जांच के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की भी जांच हुई थी और वो रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। तो कह सकते हैं कि सीएम हाउस में कोरोना ने दस्तक दे दिया है। नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं और फिलहाल उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला। विकास के मामले में बिहार फिसड्डी। बिहार में कोरोना की भयावह स्थिति बनी हुई है। सरकार ने भगवान के भरोसे ही लोगों को छोड़ दिया है। सीएम की कोरोना जांच रिपोर्ट महज 2 घंटे में आ गई। आम लोगों के लिए भी सीएम की तरह ही जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद किया है। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिसेफ एनएचएम की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है। चुनाव के लिए नीतीश को जल्दबाजी क्यों है? क्या राष्ट्रपति शासन में चुनाव होने का डर है? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में बिहार फिसड्डी है। बिहार में कोरोना की भयावह स्थिति है और सरकार ने भगवान के भरोसे ही लोगों को अब छोड़ दिया है। पटना में आज पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को नमन कर बदलो बिहार यात्रा का आगाज किया। इस यात्रा में मौजूदा सरकार की नाकामियों का खुलासा करने को लेकर आयोजित की गई यात्रा 10 दिनों तक चलेगी। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं चेहरे जो हमारे साथ हैं, और उसके अलावा हमने बार बार जोर दे के कहा है कि जो लोग भी हमारे साथ बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, उनका इस मोर्चा में स्वागत है। चिराग पासवान से भी बातचीत हो रही है सर? बदलो बिहार बनाओ बेहतर सर, चिराग पासवान से भी बातचीत हो रही है? नहीं, हमारी किसी व्यक्ति से बात अभी नहीं हुई है, लेकिन सार्वजनिक रूप से मैं बार बार यही जोर दे के कह रहा हूँ कि जो लोग इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, आरजेडी भी साथ आ सकती है सर? अब अभी हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते हैं उसके ऊपर। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सिवान, गोपालगंज, छपरा, बगहा, बेतिया, रक्सौल, मोतिहारी, ढाका और शिवहर के जिलाध्यक्षों के साथ विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल समीक्षा बैठक में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, राधा मोहन सिंह समेत बीजेपी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा कार्य समिति की वर्चुअल बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मोर्चा की अध्यक्ष लाजवंती झा समेत महिला मोर्चा की पदाधिकारी मौजूद रहीं। बैठक में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर महिला मोर्चा की ओर से किए जा रहे प्रयासों और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। दरभंगा में जाप संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने चुनाव आयोग से कोरोना महामारी के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव न कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बिहार में तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिशों को खारिज कर दिया।
पप्पू यादव ने कहा कि वे यशवंत सिन्हा की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन बिहार एक नया विकल्प चाहता है। बिहार के लोग वैसे नेताओं को चुनना चाहते हैं जो बाढ़, सुखाड़, कोरोना और बेटियों की मौत के समय उनका दुख दर्द बांटने आता रहा है। उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा को छोड़कर उनके तीसरे मोर्चे में बाकी जितने भी नेता हैं वे सभी बिहार के दुश्मन हैं। उनसे बिहार की भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जो बिहार के हर दुख में, बिहार के बाढ़ में, बिहार के सुखाड़ में, बेटियों की मौत में, जो बिहार के हर दुख सुख में जो आवाज उठाता है, ऐसे नए विकल्प की बात करता है। एक ऐसा विकल्प जो ऊर्जावान हो, जो बिहार और बिहारी की बात करता हो। जिन लोगों को 50 सालों से बिहार और देश देखा है, जसवंत सिन्हा के बाद जितने लोग हैं वह बिहार के दुश्मन, बिहार के अहित करने वाले हैं। बख्तियारपुर प्रखंड कृषि कार्यालय में प्रखंड कृषि समन्वयक के पद पर तैनात नीलेश कुमार को रिश्वत लेते पकड़ा गया। निगरानी की टीम ने 10,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीम का नेतृत्व कर रहे निगरानी डीएसपी सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि बीते 2 जुलाई को शिकायतकर्ता द्वारा ये शिकायत मिली थी कि बख्तियारपुर प्रखंड कृषि कार्यालय में कृषि समन्वयक के पद पर कार्यरत नीलेश कुमार सिंह ने रबी और खरीफ फसल में आवेदन के लिए 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। इसी शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर निगरानी विभाग ने घुसखोर पदाधिकारी को गिरफ्तार किया। रबी और खरीफ फसल के भुगतान के लिए उन्होंने 10,000 रुपया रिश्वत मांगा। आज 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए समन्वयक पदाधिकारी नीलेश कुमार गिरफ्तार किए। कहाँ कार्यरत है सर? बख्तियारपुर कृषि समन्वयक पदाधिकारी है, कृषि बख्तियारपुर। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पटना सिटी से है, जहां 1 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया है। भूसे से लदी एक ट्रक में 650 किलोग्राम गांजा छिपाकर लाया गया था। नदी थाना पुलिस ने मौजीपुर इलाके से गांजा को अनलोड करने के दौरान पकड़ा। वहीं गांजा तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। लखीसराय में सड़क निर्माण की मांग को लेकर 20 गांव के लोगों ने सड़क पर उतरकर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर मानव श्रृंखला बनाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने पीडब्ल्यूडी रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। लोगों ने लखीसराय से शेखपुरा जिला को जोड़ने वाली राजकीय पथ लखीसराय शहर के पशना रोड से पतनेर होते हुए तिलोखर तक की सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। करीब 12 किलोमीटर की लंबी सड़क टूटकर गड्ढे का रूप ले चुकी है। जर्जर सड़क होने के कारण 20 गांव की 1 लाख की आबादी के लिए आवागमन की समस्या बन चुकी है। ग्रामीणों ने इसको लेकर जन आंदोलन का ऐलान पहले ही कर दिया था। वहीं आज एक साथ 20 गांव के 10,000 से ज्यादा ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर जर्जर सड़क पर 12 किलोमीटर लंबा मानव श्रृंखला बनाकर शासन, प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद कर दिया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सब एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मानव श्रृंखला का पुरजोर समर्थन किया। सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड के मधुबन गांव के लोगों ने अपना हाथ जगन्नाथ वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है। बीते 5 सालों से पुल की कमी का दंश झेल रहे गांव के लोगों ने जन सहयोग से यूम पाइप डालकर बेहतरीन पुल बनाकर अपनी मुश्किलों को आसान कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले विधानसभा के चुनाव के वक्त स्थानीय विधायक वोट मांगने आई थी तो उन्होंने कई वादे किए थे, जिसमें एक वादा इस जगह पर पुल बनवाना भी था। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इस बीच आपसी मदद से ग्रामीणों ने पुल बना लिया है। इस पुल के बनने से मधुबन पंचायत के लगभग 2000 लोगों की मुश्किलें दूर हो गई हैं। कांग्रेस लीडर एहसानुल हक खुर्रम ने गांव के लोगों को इस बड़े काम के लिए मुबारकबाद दिया है। साथ ही मेहनत कर पुल का काम पूरा कराने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। मुजफ्फरपुर जिले के कुछ इलाकों में लोगों को पिछले 70 साल से काला पानी की सजा मिल रही है। हर साल सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होती है।
मनुष्यमरा नदी के काले पानी ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। वहीं इस गंदे पानी से महामारी फैलने की भी आशंका है। मुजफ्फरपुर जिले के औराई में एक बार फिर मनुष्यमरा नदी के पानी ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह करना शुरू कर दिया है। खेतों में लगी सैकड़ों एकड़ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने महामारी फैलने को लेकर दहशत बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग लगभग 70 वर्ष से इस मनुष्यमरा महानदी के प्रकोप को पूरा गांव झेल रहा है। बेगूसराय में लापता 7वीं कक्षा के छात्र का शव गांव के बाहर गड्ढे से पुलिस ने बरामद किया है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरवा पंचायत के वार्ड नंबर 9 की है। बताया जा रहा है कि रंजीत सिंह के 12 वर्षीय पुत्र राजा कुमार कल अचानक शाम को लापता हो गया था। परिजनों ने इसकी सूचना बछवाड़ा थाना पुलिस को दी थी। पुलिस गांव पहुंचकर जांच पड़ताल की, लेकिन राजा का कोई अता पता नहीं मिला। आज सुबह गांव के बाहर गड्ढे से राजा का शव बरामद किया गया है। परिजनों ने अपहरण कर हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना पर डीएसपी ओम प्रकाश मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर चुके हैं। बछवाड़ा के पूर्व विधायक अवधेश राय परिजनों से मिले और पुलिस से जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। सरकारी बाबुओं के उदासीनता के कारण एक विधवा महिला का पेंशन करीब 3 साल से अटका हुआ है। सरकारी फाइल में विधवा महिला को मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद महिला 3 साल से अपने आप को जीवित साबित करने और पेंशन चालू करवाने के लिए लगातार एक कार्यालय का चक्कर काट रही है। दरअसल सुपौल के कौशली पट्टी गांव निवासी पवनी देवी का पेंशन का भुगतान करीब 3 साल से रुका हुआ है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पति की मौत के बाद 2015 में उसके लिए पेंशन की स्वीकृति की गई थी, जिसके बाद करीब 1.5 साल तक उसे पेंशन का भुगतान भी मिला, लेकिन उसके बाद जो पेंशन बंद हुआ तो आज तक उसे पेंशन नहीं मिला है। मसौरी नगर परिषद के मुख्य पार्षद सुनीता सिन्हा के विरुद्ध 11 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव को पार्षद रानी कुमारी, उर्वशी कुमारी, सोनू कुमार ने मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष पेश कर बहुमत शक्ति परीक्षण के लिए विशेष बैठक बुलाने की मांग की गई। अविश्वास प्रस्ताव में नगर परिषद में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी बढ़ने, पद की गरिमा के विरुद्ध आचरण और पार्षदों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। इधर मुख्य पार्षद ने समर्थक पार्षदों पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। सहरसा सदर थाना परिसर में उत्पाद अधीक्षक और जिला पुलिस बल की मौजूदगी में जब्त किए गए शराब को नष्ट किया गया। मौके पर मौजूद उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि शराबबंदी कानून के तहत उत्पाद विभाग के द्वारा 17 और जिले के विभिन्न थाने में 32 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुल 1047 लीटर शराब जब्त किए गए थे। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद भी जिले में कई जिलों से छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। कटिहार में नदी के किनारे आकर एक नाव डूब गई। इस घटना में नाव में सवार दर्जनों लोग बाल बच गए। घटना कदवा थाना क्षेत्र के जाजा पंचायत के नंदनपुर घाट की है। बताया जा रहा है कि किलाबारी गांव के लोग महानंदा नदी में नंदनपुर घाट पर नाव से पहुंच रहे थे। क्षमता से अधिक लोग नाव में सवार थे, इस वजह से नाव डूब गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि नाव घाट के पास ही आकर डूबी, जिससे घाट के बगल में मौजूद लोगों के पहल से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाद में नदी में डूबे लोगों की साइकिल और मोटरसाइकिल भी सुरक्षित निकाल ली गई। गोपालगंज में कोरोना के नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। जिले में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन की वजह से मामले और भयावह हो सकते हैं। इसी को लेकर डीएम ने गोपालगंज शहर का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान डीएम ने शहर को पोस्ट ऑफिस चौक स्थित 3 दुकानों को सील कर दिया है। आरोप था कि इन दुकानदारों के द्वारा ना तो मास्क लगाया गया था और ना ही ग्राहकों के लिए किसी भी तरह की सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। डीएम ने 3 दुकानों को सील करने के बाद पोस्ट ऑफिस चौक, अंबेडकर चौक सहित थावे दुर्गा मंदिर परिसर में 2 दर्जन से अधिक लोगों को मास्क नहीं पहनने के आरोप में उनका चालान काटा।
कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण कोई परिवार भूखा ना सोए, इसी सोच के साथ चंपारण के गरीब परिवारों के बीच दीपक यादव मसीहा बनकर सामने आए हैं। तिरुपति शुगर मिल के मालिक और बीजेपी नेता दीपक यादव ने लगातार 91 दिन भी गरीबों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। दीपक यादव द्वारा 25,000 से ज्यादा परिवारों के बीच लगातार राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। आज बगहा 2 प्रखंड के जमुनापुर टडवलिया पंचायत में 360 जरूरतमंद परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। आरा क्लब में नए कोर्ट के निर्माण को लेकर शिलान्यास किया गया। आज क्लब में आरा के सदर विधायक अनवर आलम ने बैडमिंटन के नए कोर्ट बनाने के लिए कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। तकरीबन 8 लाख की लागत से बनने वाला क्लब ये तीसरा राष्ट्रीय स्तर का कोर्ट होगा, जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस करके जिले का नाम रोशन कर सकेंगे। क्लब में मात्र 2 कोर्ट है जहां खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। यहां के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर कई बार जिले का नाम रोशन किया है, लेकिन उनके खेलने के लिए यहां टूटा फूटा कोर्ट था, जहां की वे लोग लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कोर्ट बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी ने इसकी सुध न ली। और इसी के साथ हमारे बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के बाद देखिए झारखंड की खबरें।